बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायर ऑनलाइन क्लासेस और मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर मोहम्मद राहील साबर। तो स्टूडेंट, बायोलॉजी पार्ट 2 हमारी चल रही है। अब तक हमारे 23 लेक्चर हो चुके हैं। लेक्चर नंबर 24 हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे पास जो चैप्टर 16 है वो सारा सपोर्ट और मूवमेंट पे बेस कर रहा था। पहले जो लेक्चर थे वो सपोर्ट के ऊपर चले, उसके बाद जो है वो सपोर्ट के अंदर हमने स्केलेटन का जो रोल है वो हमने डिस्कस किया, एक्सोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन और जो था वो हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन। आज स्केलेटन से रिलेटेड कुछ जो डीफॉर्मिटीज़ है, मीन स्केलेटन के अंदर जो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं मिनरल्स की डेफिशिएंसी की वजह से, हार्मोनल डेफिशिएंसी की वजह से, या जो है वो किसी ना किसी जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से जो स्केलेटन सिस्टम में ख़राबियाँ आ जाती हैं, आज हम उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है जी डीफॉर्मिटीज़ ऑफ द स्केलेटन, यानी स्केलेटन में होने वाली ख़राबियाँ, यानी स्केलेटन में होने वाली जो ख़राबियाँ हैं आखिर क्या वजूहात है जिनकी बेस पे स्केलेटन में ख़राबी आ जाती है। रीजंस ऑफ जेनेटिक्स पहली हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें जो मेन बेस होगी वो कौन होगी जी? जेनेटिक बेस होगी, यानी जीन जो है कोई फॉल्टी जीन होगा जिसकी बिहाफ पे कोई फॉल्टी प्रोडक्ट बन गई, जिसकी बिहाफ पे स्केलेटन जो है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ और उसमें किसी ना किसी किस्म की खराबी आ गई है। तो आइए जी स्टार्ट करते हैं। जेनेटिक रीज़न जो है वो डेफिनेटली ज़्यादातर बाय बर्थ होंगी, क्योंकि फॉल्टी जीन जो है वो इनको क्या हुआ होता है, रिसीव हुआ होता है। आइए जी, द फर्स्ट वन इज क्लेफ्ट पैलेट। अब क्लेफ्ट पैलेट क्या होता है? द कंडीशन ऑफ फेल्स ऑफ द फ्यूजन ऑफ द मैक्सिला। अब मैक्सिला क्या होता है? अगर आपको याद होगा जब हमने ह्यूमन स्केलेटन पढ़ा था तो उसमें मैंने आपको बताया था हमारे पास ये जो अपर जा होता है इसे मैक्सिला कहते हैं, और ये आपके पास दो बोन्स होती हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। अब मैक्सिला जो है ये अपर जा बना रहा है और मैडिबल आपका लोअर जा बना रहा है। अगर आप ऑरल कैविटी में जाएं तो आपके पास ऑरल कैविटी में पैलेंटाइन थी जिसकी बिहाफ पे हम क्या कर रहे होते हैं जी? नेजल और ऑरल ओपनिंग को क्या कर रहे होते हैं? सेपरेट कर रहे होते हैं। तो क्या होता है, मैक्सिला और पैलेंटाइन दोनों आपस में बिल्कुल क्या हो जाते हैं? अटैच हो जाते हैं, ताकि प्रॉपर जो है वो पैलेट वाली सरफेस हमारे पास बन सके। अब इसमें क्या होगा, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें मैक्सिला जो है वो पैलेंटाइन के साथ अटैच नहीं होता। जब वो पैलेंटाइन के साथ अटैच नहीं होता तो आप देख लीजिए, ये आपको नज़र आ रहा है जी बच्चे में, यहाँ पे क्लियर कट आपको एक ओपनिंग नज़र आ रही है। इसे हम क्या बोलते हैं? क्लेफ्ट पैलेट कहते हैं। क्लेफ्ट कहते हैं गैप को, पैलेट कहते हैं जी पैलेट के अंदर, तालू के अंदर। तो मुंह में एक वाज़िया आपको क्या नज़र आएगा? गैप नज़र आएगा, क्योंकि बॉन्ड्स आपस में ठीक तरीके से फ्यूज़ नहीं हुई। अब इससे प्रॉब्लम क्या होगी? परसिस्टेंट ओपनिंग। तो एक वाज़िया आपको क्या नज़र आएगी? ओपनिंग नज़र आएगी जो ऑरल और नेजल कैविटी के दरमियान है। अब देखिए ना, ऑरल कैविटी जो है वो डेफिनेटली जो है वो जब आप फूड वगैरह सैलो कर रहे हो तो उस दौरान इन्वॉल्व है, और नेजल कैविटी जो है वो इनटेक ऑफ एयर वगैरह में इन्वॉल्व है। दोनों की जो है वो पार्टीशन है, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल क्या है? सेपरेट। लेकिन जब ऐसा है कि बिल्कुल ही ओपनिंग डेवलप होगी तो जब आप कोई चीज़ जो है वो इनहेल करोगे और साथ ही साथ कोई चीज़ सैलो करोगे तो दोनों के दरमियान क्या आएगी? इंटरप्शन आएगी। तो कहता है जी ऑरल कैविटी और नेजल कैविटी जो है वो इंटरफेयर करेगी विद सकिंग, जब आप कोई चीज़ क्या करोगे? सक वगैरह करोगे। इट कैन लीड टू द इनहेलेशन ऑफ द फूड, और ये भी प्रॉब्लम होगी कि जब आप फूड को सैलो करोगे तो वो फूड जो है वो काज करेगा एस्पायरेशन नमूनिया। व्हाट इज एस्पायरेशन नमूनिया? बेसिकली देयर विल बी अ चांस टू एंटर द फूड इन द लंग्स। तो फूड के लंग्स के अंदर जाने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि दोनों में इंटरप्शन आ चुकी है। हमारी नेजल कैविटी और ऑरल कैविटी दोनों के दरमियान एक गैप आ गया है, पार्टीशन खत्म हो गई है। तो सक करने में, सैलो करने में हर लिहाज से क्या आएगी? प्रॉब्लम आएगी। तो फूड के पार्टिकल्स का जो जाना है वो चेस्ट, उसके अंदर, लंग्स के अंदर वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिससे आपको बड़ा सीवियर जो है वो फीवर हो सकता है, कफिंग हो सकती है, स्नीजिंग हो सकती है, सांस लेने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, चेस्ट पेन होती है, और ये बड़ी सीवियर कंडीशन होती है। तो ये आपके पास था क्लेफ्ट पैलेट। द नेक्स्ट वन इज माइक्रोसेफली। माइक्रो स्टैंड्स फॉर वेरी स्मॉल, सेफली स्टैंड्स फॉर स्कल। तो आपके पास बना क्या? इट मीन स्मॉल साइज स्कल ड्यू टू जेनेटिक डिफेक्ट। तो क्या होगा? जेनेटिक डिसऑर्डर है, जो है वो फॉल्टी जीन बन गया, फॉल्टी प्रोडक्ट बनी,
और स्कल जो है वो प्रॉपरली मैच्योर नहीं हो पाई, स्कल बहुत छोटी रह जाएगी। आप जरा गौर कीजिएगा, इस तरह के बच्चे आपने अक्सर देखे होंगे जी, जिनमें आप देखिए जी सर, ये जो हेड रीजन है आप देखिए प्रॉपर ग्रो ही नहीं हुआ। अगर आप इसकी प्रॉपर ग्रोथ देखते तो ये बन रही है, लेकिन ये देखें जी सर बिल्कुल छोटा रह गया, प्रॉपरली ग्रो ही नहीं कर सका। जब सर प्रॉपरली ग्रो नहीं कर सका तो डेफिनेटली उसके अंदर ब्रेन भी प्रॉपर ग्रो नहीं कर पाएगा, तो इनका सर छोटा रह जाता है, ब्रेन प्रॉपरली मैच्योर नहीं होता, तो ये मेंटली क्या होते हैं, रिटार्ड होते हैं। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, माइक्रोसेफली। ये भी हमारे पास एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। और एक हमारे पास ऑस्टियो आर्थराइटिस। अब ऑस्टियो का वर्ड जब भी आता है ये बोन को शो करता है। आपने पीछे पढ़ा था ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट। तो ऑस्टियो का वर्ड जब भी आएगा ये हमारे पास जो है वो बोन से रिलेटेड होगा, और आर्थराइटिस का वर्ड जब भी आएगा ये जॉइंट से रिलेटेड होगा। यानी जब बॉन्स जॉइंट्स बनाने में इन्वॉल्व होंगी उनमें कहीं ना कहीं डिफॉर्मिटीज हो जाएगी। तो क्या होगा, आर्थराइटिस कवर मोर देन 100 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफ्लामेटरी आर डीजेनरेटिव डिजीज दैट डैमेज द जॉइंट्स। तो क्या होगा, जॉइंट जो है या उनको प्रॉपरली डैमेज कर दिया जाएगा, या जॉइंट वाले जो बॉन्स हैं विच विल बी इन्वॉल्व फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द जॉइंट, उनमें क्या हो जाएगी, उनमें इन्फ्लामेशन हो जाएगी, वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेम हो जाएगी, सूज जाएंगी। अब देखिए डायरेक्ट फर्ज कीजिए अगर वो रब कर रही हैं, अंदर फ्लूइड खत्म हो गया है, फ्लूइड बन नहीं पाया, फ्लूइड ना बनने की वजह से अब डायरेक्ट बॉन से बॉन क्या हो रही है, रब हो रही है। तो ऐसा हो सकता है बॉन क्या हो जाए, वहाँ से डीजनरेट होना शुरू हो जाए, तो साइज छोटा हो जाएगा। या ऐसा भी हो सकता है कि डायरेक्ट रब होने की वजह से वहां पे बॉन क्या हो जाए, इन्फ्लेम हो जाए। तो ये बेसिकली जॉइंट से रिलेटेड डिजीजेस हैं, जिनमें मोस्टली क्या होता है, या तो बॉन विच आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ द जॉइंट या तो वो डीजनरेट हो जाएंगी, या उनमें क्या आ जाएगी जी, ज्यादा फ्रिक्शन की वजह से इन्फ्लामेशन हो जाएगी। अब क्रॉनिक आर्थराइटिस, अब क्रॉनिक क्या होता है जी, दो तरह के मेन इन्फेक्शन हम पढ़ते हैं। एक होता है एक्यूट, जो इतना सीवियर नहीं होता, लेस सीवियर होता है और बहुत जल्दी हम उसको क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं। क्रॉनिक स्टैंड्स फॉर जो बहुत ही ज़्यादा सीवियर होता है एंड इट विल रन फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड, काफ़ी देर तक ये आपकी बॉडी में रहता है और बड़ा डैमेजिंग इफेक्ट ये काज करता है, तो उसे हम क्रॉनिक कहते हैं। तो कहता है अगर जो है वो आपके पास आर्थराइटिस क्रॉनिक जो है वो टाइप का है, यानी बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है, तो फिर ये क्या करता है, जॉइंट्स आर डीजेनरेटिव, जॉइंट बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, डीजेनरेट हो जाएगा, बिल्कुल ही जो है वो क्या हो जाएगा जी, ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि बॉन्ड्स जो हैं वो बिल्कुल ही क्या हो जाएंगी, ख़राब हो जाएंगी। और ये सारी जो हैं वो डेफिनेटली किसकी भी हाफ पे है, जेनेटिक डिसऑर्डर की बेस पे। तो हमने ये तीन जो थी वो डिजीज़ पढ़ी, एक आपके पास ऑस्टियो आर्थराइटिस है, एक माइक्रोसेफली है, और एक आपने क्लेफ्ट पैलेट पढ़ी जिसका जो मेन काज था वो जेनेटिक डिसऑर्डर्स थे। अब आइए जी रीजंस ऑफ हार्मोन्स, यानी हार्मोन्स में डेफिशिएंसी की वजह से अब क्या होगा जी, बॉन्स के अंदर कोई ना कोई खराबी आएगी। तो आइए जी स्टार्ट करते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। जैसे मैंने पहले बताया, ऑस्टियो स्टैंड्स फॉर बोन्स, तो ये भी क्या है, बोन से रिलेटेड है। पोरोसिस स्टैंड्स फॉर बोन के अंदर जो है वो पोर्स डिवेलप हो जाना, सुराख डिवेलप हो जाना, गैप्स ज़्यादा आ जाना। जैसे आप देख लीजिए ये आपको एक हेल्थी बोन नज़र आ रही है और साथ ही एक ऑस्टियोपोरोसिस वाली डिफेक्टिव बोन आपको नजर आ रही, तो देख लीजिए उसके अंदर इनकी पोर्स की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और अच्छा खासा जो है वो स्पॉन्जी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको विजिबल नज़र आ रहा है। तो डेफिनेटली क्या होगा, इसके अंदर जो है वो मिनरल्स की प्रॉपर डेपोजिशन नहीं हुई होगी, और उसकी मेन वजह कोई ना कोई हार्मोन है वो जिम्मेदार होगा जो प्रॉपरली मिनरल्स को अपटेक नहीं कर पाया। सो is a group of disease in which bond deposition outpace bonds deposit। तो क्या होगा, बॉन्ड ने क्या करना होता है, अपने अंदर स्पेसिफिक सब्सटेंसेस को स्टोर करना होता है, जिसकी वजह से बॉन्ड की थिकनेस में इजाफा होता है और वो ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड हो जाती है। आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ होती है वो डेफिनेटली डिपेंड अपॉन एक्यूमुलेशन ऑफ द कैल्शियम फॉस्फेट। तो कैल्शियम फॉस्फेट को विद द पैसेज ऑफ टाइम बॉन्ड ने क्या करना होता है, अपटेक करना होता है। अब अगर बॉन्ड जो है वो कैल्शियम फॉस्फेट को अपटेक नहीं कर पाएगी तो मिनरल्स की डेफिशिएंसी की वजह से वो अंदर से सॉफ्ट रह जाएगी, वो प्रॉपरली जो है वो हार्ड नहीं हो पाएगी। अब जो वो प्रॉपरली हार्ड नहीं होगी, सॉफ्ट रह जाएगी,
तो डेफिनेटली अंदर जो है वो पोर्स ज़्यादा हो जाएंगे, सुराख ज़्यादा हो जाएंगे, बॉन ज़्यादा ही क्या हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी। तो हमने कहा इसमें प्रॉपरली केमिकल जो सब्सटेंसेस हैं, जो मिनरल्स वगैरह हैं, वो प्रॉपरली अकेमुलेट नहीं हो रहे, स्टोर नहीं हो रहे, और अगर होते भी हैं तो उनको प्रॉपर अपटेक करके रिटेन रखने की एबिलिटी बॉन में ख़त्म हो जाती है, बल्कि कंटेंट जो है वो क्या होना शुरू हो जाता है, बॉन से बाहर होना निकलना शुरू हो जाता है, बॉन से लीक होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से बॉन की स्ट्रेंथ में अच्छी खासी क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। सो क्या होगा इन दिस केस, बॉन मैस इज रिड्यूस। तो डेफिनेटली जो मैस है वो अच्छा खासा क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि मैस को इंक्रीज करवाना और स्ट्रेंथ को डेवलप करना ये काम था कैल्शियम फॉस्फेट के अकेमुलेशन की वजह से। लेकिन कैल्शियम फॉस्फेट चूंकि प्रॉपरली अकेमुलेट ही नहीं हो रहा, तो जिसकी वजह से उसके मैस में अच्छी खासी क्या आ जाएगी, डेफिशिएंसी, और बॉन्ड्स आहिस्ता आहिस्ता क्या होना शुरू हो जाएंगी, वीक होना शुरू हो जाएंगी। अब ऑस्टियोपोरोसिस जो है मोस्टली अकर इन एजेड वुमेन। तो ज्यादातर ये जो बीमारी है वो किन में होती है जी, एजेड वुमेन में, मीन जिनकी एज जो है वो 40 से अबव होना शुरू हो जाती है, तो उनके अंदर ये बीमारी के होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अब क्या वजह है ये बीमारी होती है, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा हार्मोन इन्वॉल्व होगा। तो हार्मोन है जी एस्ट्रोजन। तो फीमेल के अंदर ये एक एस्ट्रोजन हार्मोन बनता है जिसका मेन रोल होता है मिनरल्स की अपटेक करवाना बॉन्स के अंदर, ताकि बॉन्स की स्ट्रेंथ को क्या रखा जाए, मेंटेन रखा जाए। तो इनमें क्या हो जाएगा, विद द एडवांस इन एज, जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी इनके अंदर क्या आती जाएगी, कमी आती जाएगी एस्ट्रोजन में। जैसे जैसे एस्ट्रोजन में कमी आती जाएगी तो बॉन्ड्स प्रॉपरली जो है वो मिनरल्स को अपटेक नहीं कर पाएंगे, रिटेन नहीं कर पाएंगे, और बॉन की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। सो जनरल रीजन ऑफ द ऑस्टियोपोरोसिस तो क्या होगा, इनसुफिशिएंट एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज प्रॉपर नहीं हो रही, डाइट पुअर इन कैल्शियम, कैल्शियम जो है वो आप डाइट में नहीं ले रहे, प्रोटीन वगैरह की कमी है, या फिर क्या है जी, स्मोकिंग वगैरह बहुत ज़्यादा की जा रही है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। और प्रोटेक्शन कैसे की जाती है जी, एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी ऑफर द बेस्ट प्रोटेक्शन अगेंस्ट द ऑस्टियोपोरोसिस। तो अब क्या है आपके पास, डेफिनेटली एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी है, तो एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए बॉडी में आर्टिफिशियल एस्ट्रोजन डाली जाएगी, ताकि वो आर्टिफिशियल एस्ट्रोजन जो है वो बॉन्स के अंदर एबिलिटी जनरेट करे कि वो मिनरल्स को अपने अंदर रिटेन रखें, ताकि बॉन्ड की स्ट्रेंथ को क्या किया जाए, इंक्रीज किया जाए। तो ये हमारे पास हार्मोनल था। अब रीजंस ऑफ न्यूट्रिशन, तो यानी डाइट में किसी ना किसी चीज़ की कमी हो जाएगी जिसकी बिहाफ पे क्या होगा, बॉन्स की स्ट्रेंथ नहीं आएगी। तो डेफिनेटली बॉन की जो मेन स्ट्रेंथ है वो कैल्शियम फॉस्फेट पर डिपेंड कर रही है। तो अंडरस्टूड बात है कि क्या होगा, आप जो डाइट ले रहे हैं उसमें कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी। जब कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी तो आपको डाइट में कैल्शियम ना होने पर बॉन को कैल्शियम रिसीव नहीं होगा, तो बॉन्स आहिस्ता आहिस्ता क्या होना शुरू हो जाएंगी, वीक होना शुरू हो जाएंगी। सो डाइट के अंदर हम जो है वो प्रॉपरली मिनरल अपटेक नहीं कर रहे, जिसकी वजह से हमें कोई ना कोई जो है वो इससे रिलेटेड यानी स्केलेटन से रिलेटेड क्या फेस करनी पड़ेगी, डिजीज। आइए जी जरा देखते हैं ऑस्टियोमलाइशिया। अब ऑस्टियो बार बार बात हो रही है जी, ऑस्टियो स्टैंड्स फॉर बोन, मलाइशिया स्टैंड्स फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ द बोन्स, बोन का सॉफ्ट हो जाना। जब वो सॉफ्ट हो जाएगी तो वो बैंड होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं, हैंस आल्सो नोन एज बैंडिंग ऑफ द बोन, के बोन क्या हो जाएगी, बैंड, क्योंकि उसकी इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं रही, वो आसानी से क्या हो जाएगी, बैंड। और ज़्यादातर ये प्रॉब्लम होती है वेट बेरिंग बोन को, जब वो वेट वगैरह को कैरी करते हैं तो फ़ौरन उनमें क्या आ जाता है जी, बैंड आ जाता है। जब उनमें बैंड आ जाता है तो आपके पास स्केलेटन क्या हो गया, डीफॉर्म हो गया। अगर वो बॉडी का कोई ना कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनाने में इन्वॉल्व है तो वो स्ट्रक्चर भी डीफॉर्म हो जाएगा, उसकी प्रॉपर जो है वो स्टेबिलिटी मेंटेन नहीं रहेगी, और डेफिनेटली उसका जो है वो प्रॉपर जो आपको शेप नजर आती है वो भी मेंटेन नहीं रहेगी। सो द सॉफ्टनिंग ऑफ द बॉन्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द मिनरल्स, लेकिन वो मिनरल्स की डेफिशिएंसी कहां होगी, डाइट के अंदर। सो डाइट के अंदर आप मिनरल जो है वो प्रॉपरली अपटेक नहीं कर रहे। जब डाइट में मिनरल्स की डेफिशिएंसी है तो डेफिनेटली आपकी बॉडी को मिनरल्स नहीं मिल रहे, तो आपकी बॉडी को उन मिनरल्स से रिलेटेड कोई ना कोई क्या होगी, डिजीज होगी। सो इन दिस डिजीज कैल्शियम साल्ट्स आर नॉट डिपॉजिटेड। तो आपने क्या किया, कैल्शियम आयन डिपॉजिट नहीं कर पाए बॉडी के अंदर, क्यों, क्योंकि आप डाइट में ही कैल्शियम नहीं ले पाए। जब आप डाइट में कैल्शियम नहीं ले पाए तो बॉडी को कैल्शियम अपटेक करने की जो एबिलिटी है वो नहीं मिलेगी, क्योंकि आपकी डाइट के अंदर कैल्शियम अवेलेबल ही नहीं है, जिसकी वजह से क्या होगा, बोन सॉफ्टन एंड वीकन, सॉफ्ट हो जाएगी,
डेफिनेटली जब वो सॉफ्ट होगी तो वो वीक भी हो जाएगी, जब वो वीक होगी तो उसके टूटने के चांसेस ज्यादा हैं, उसके बैंड होने के चांसेस ज्यादा हैं, उसके डीफॉर्म होने के चांसेस ज्यादा हैं। सो क्या होगा, वेट बेयरिंग बॉन्ड्स ऑफ द लेग्स एंड पेल्विस बेंड, तो क्या हो जाएंगी, जो वेट को कैरी करने वाली है, जैसे कि आपके पास लेग होगी जिन्हें आपकी पूरी बॉडी का वेट क्या करना है, कैरी करना है, या पैल्विक रीजन जिसके ऊपर वर्टिब्रल कॉलम अटैच होना है और पूरा अपर जो आपका रीजन है वो सारे का सारा इस पैल्विक रीजन ने क्या करना है, सपोर्ट करना है। तो ये वेट बेयरिंग पार्ट्स होते हैं। अगर इनके ऊपर वेट पड़ेगा और इनके अंदर कैल्शियम स्टोर नहीं है, बॉन्ड्स सॉफ्ट हो चुकी हैं, वीक हो चुकी हैं, तो इनके डिसलोकेट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। जॉइंट होगा तो जॉइंट डिसलोकेट हो जाएगा, बॉन्ड है तो वो वीक हो चुकी है तो उसके बेंड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, उसके ब्रेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। सो यहाँ पे क्या होगा, ये बेंड हो जाएंगे, डीफॉर्म हो जाएंगे, और ज्यादातर ये किन में होगा जी, अडल्ट्स वगैरह के अंदर। तो देखिए जी जरा, ये आपको नजर आ रहा है, ये आपका पैल्विक रीजन है और ये दो यहां से क्या निकलेंगे जी, फीमर। अब देख लीजिए फीमर यहां पे बेंड फॉर्म में नजर आ रही है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है। तो ये जो पर्सन होगा, इसकी लेग की जो फीमर होंगी वो डी फॉर्म होगी। जब वो डी फॉर्म होंगी तो अच्छा खासा उसको चलने में भी प्रॉब्लम है और उसकी बॉडी के पोस्चर को मेंटेन रखने में भी अच्छी खासी क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। और ये रीजन हमारे पास क्यों आई, क्योंकि डाइट के अंदर हमारे पास कैल्शियम अवेलेबल नहीं था। सो सिम्टम्स हमारे पास क्या हैं जी, द मेन सिम्टम इज द पेन व्हेन द वेट इज पुट ऑन द अफेक्टेड बोन। तो डेफिनेटली इस अफेक्टेड बोन पे जब भी आप वेट को कैरी करेंगे तो क्या होगी जी, पेन होगी। अब देखिए जी, हमने कहा कि बॉन के अंदर प्रॉपर मिनरल अपटेक नहीं हुआ, हमारे पास पैल्विक जो है ये डीफॉर्म हो चुका है, सॉफ्ट हो चुका है, जो आपके पास फीमर है ये अच्छी खासी क्या हो चुकी है, डी फॉर्म हो चुकी है, बैंड हो चुकी है। अगर यहाँ पे आप अपनी बॉडी को खड़ा करोगे अपनी इन लेग्स के ऊपर तो डेफिनेटली ये ऑलरेडी वीक है, तो इनके टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, इनके पेन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो वेट जब भी इन वेट बेयरिंग बॉन्ड्स पे डाला जाएगा तो बॉडी को अच्छा खासा क्या होगी, पेन फेस करना पड़ेगी। तो ये हमारे पास जो थे कुछ न्यूट्रिशनल काजेज थी जो कि ऑस्टियोमलेशिया की फॉर्म में हमने पढ़ी। नेक्स्ट है आपके पास रिकेट्स। अब रिकेट्स क्या है, इज अनदर डिजीज इन द चिल्ड्रन विद द बोर्ड लेग्स। तो अब अडल्ट में जब आप गए तो आपने पढ़ा ऑस्टियोमलेशिया, और अगर ये जो डिजीज है वो विद रिस्पेक्ट टू चिल्ड्रन है, यानी बच्चों को ये फेस करना पड़ रही है और उनकी लेग्स जो है वो डीफॉर्म हो रही हैं, या उनकी आर्म्स डीफॉर्म हो रही हैं, या उनका पैल्विक रीजन जो है वो डीफॉर्म हो रहा है, और वजह क्या है, डेफिनेटली न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है कि आप उन बच्चों को प्रॉपरली कैल्शियम नहीं दे पा रहे। जब प्रॉपर कैल्शियम नहीं दे पा रहे तो उनकी बॉन्स कैल्शियम अपटेक नहीं कर रही और बॉन्ड प्रॉपरली जो है वो हार्ड नहीं हो पा रही। तो इनमें क्या होगा, ये जो है वो बच्चों की बीमारी है जिनके अंदर क्या होगा, या तो लेग्स जो है वो डीफॉर्म हो जाएंगी, झुक जाएंगी, उनका जो स्ट्रेट स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल मेंटेन नहीं रहेगा, या उनका पैल्विक रीजन जो है वो क्या हो जाएगा, डीफॉर्म हो जाएगा। अब ये बच्चे कल को जब अडल्ट होंगे तो पहले से ही इनकी बॉन्स जो डीफॉर्म हो चुकी हैं तो कभी भी ये अपने पोस्चर को मेंटेन नहीं रख पाएंगे। और डेफिनेटली वजह क्या बनी है जी, काज डेफिशिएंसी ऑफ द कैल्शियम इन डाइट। तो डाइट के अंदर कैल्शियम अवेलेबल नहीं है जो कि क्या करेगा, बोन्स की स्ट्रेंथ को डेवलप करेगा, और साथ ही साथ उसी के अंदर विटामिन डी नहीं है। और विटामिन डी हमें मालूम है, ये विटामिन डी जो है हम अक्सर कहते हैं कि जी सूरज जो है वो हमें विटामिन डी देता है, तो याद रखिएगा सूरज हमें विटामिन डी नहीं देता। सन रेज की वजह से हमारी स्किन के नीचे विटामिन डी की फॉर्मेशन होती है। तो सन हमें रेज देता है, एनर्जी देता है, जिसकी बिहाफ पे हमारी स्किन खुद से पहले से पड़े प्रीकर्सर्स को, पहले से पड़े रॉ मटेरियल को यूज करके अपनी बॉडी में खुद क्या करती है, विटामिन डी बनाती है। तो हमारी स्किन जो है विटामिन डी खुद बनाती है, और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से एज ए डाइट भी आप उसे क्या करते हो, रिसीव करते हो मिल्क वगैरह के अंदर। तो हमने कहा कि बच्चों के अंदर वजह क्या बनी जी, बोन के सॉफ्ट होने की, कि उनमें जो है वो कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो गई, डाइट में कैल्शियम नहीं था, या आप उनको जो डाइट दे रहे हो उनकी डाइट के अंदर जो था वो विटामिन डी नहीं था। तो इनकी बिहाफ पे बच्चों को क्या होगी जी, उनकी पैल्विक रीजन जो है वो डीफॉर्म हो जाएगा, उनकी लेग्स जो है वो डीफॉर्म हो जाएंगी और वो सॉफ्ट रह जाएंगी, प्रॉपरली स्ट्रांग नहीं होंगी, और डेफिनेटली उनके पोस्चर्स के अंदर, उनके स्केलेटन के अंदर, उनकी शेप के अंदर अच्छा खासा क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। सो
इट इज ट्रीटेड बाय द विटामिन डी फोर्टिफाइड मिल्क। तो अगर आप इसकी ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो बच्चों को ऐसा दूध दें जिसमें विटामिन डी हो। विटामिन डी फोर्टिफाइड स्टैंड्स फॉर इंक्लूडिंग, सो मिल्क विच विल इंक्लूड या विच विल कंटेन विटामिन डी। तो ऐसा उनको दूध दिया जाए जिसके अंदर क्या हो, विटामिन डी पहले से शामिल हो, ताकि उनको विटामिन डी को अपटेक करने में आसानी हो। और साथ ही साथ इस बात का भी ख्याल रखें कि बच्चों को ज़रूर जो है वो सनलाइट में एक्सपोज करें, धूप में लाजमी उनको शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए लेके जाएं, ताकि क्या किया जाए, वो सूरज की रोशनी में उनकी जो स्किन है या उनकी जो बॉडी है वो खुद क्या कर सके, विटामिन डी जो है वो डेवलप कर सके बाय रिसीविंग द एनर्जी ऑफ दी सन रेज। तो इस तरह ये जो बीमारी है इसका इलाज किया जा सकता है बाय गिविंग फोर्टिफाइड मिल्क ऑफ दी विटामिन डी। और साथ ही साथ दूध के अंदर कैल्शियम की भी मैक्सिमम क्या हो, ज़्यादती होनी चाहिए, ताकि बच्चों की बोन्स की फॉर्मेशन में क्या हो सके, आसानी हो सके। तो स्टूडेंट यहाँ तक हम अपना लेक्चर जो है वो कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम रिमेनिंग जो इससे रिलेटेड जो डिफॉर्मिटीज़ रहेगी इंशाल्लाह वो डिस्कस करेंगे। इजाज़त दीजिए, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।